आज हम ज्योग्राफी में एक कदम और आगे बढ़ेंगे और नेचुरल हज़ार्ड्स एंड डिज़ास्टर में हमारा आज का लेक्चर है ड्रॉट्स। आप सभी जानते हैं हमने अर्थक्वेक को टेल डेट अपडेट अप्रोच के साथ फिनिश कर दिया है और बहुत ही डायनेमिक अप्रोच हमारी रही थी उसमें। करंट सिनेरियो में हम कहाँ खड़े हैं, क्यों अर्थक्वेक बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या क्या एटमॉस्फेरिक रीजन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अर्थ के एक्सिस फिगर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शंस, इलीगल माइनिंग एंड अनरेगुलेटेड माइनिंग की वजह से क्यों अर्थक्वेक बढ़ते चले जा रहे हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स का इसमें क्या एक इम्पॉर्टेंट रोल है। उसके बाद हमने नेक्स्ट डिज़ास्टर पढ़ा जिसमें सुनामी को हमने वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया लेवल पर जोड़ करके करंट सिनेरियो में देखा, जिसमें कोस्टल रेगुलेशन जोन इम्पॉर्टेंट थी। इसमें हमने कोस्टल रेगुलेशन जोन 2018 में की गई चेंजेस को अच्छे से पढ़ा और उन नोटिफिकेशन को अच्छे से समझा। उसमें क्या सोशो इकोनॉमिक कल्चरल इम्प्लीकेशंस था उनको हमने डिटेल में पढ़ा। सुनामी जो कि एक सीरीज ऑफ सक्सेसिव वेव्स है जो अपने ही आप की तरह बिहेव करती है, नज़र टाइड की तरह आती है लेकिन टाइड है नहीं, दिखती वेव की तरह है लेकिन वेव से टोटली डिफरेंट है। और ऐसे में अगर आपको पहली वेव नज़र आ जाए तो कभी भी ये ना सोचे ख़त्म हो गई, क्योंकि 2 से 2.5 घंटे का फ़र्क डाल के दूसरी वेव भी आ सकती है, क्योंकि वेव इंटरवल कितना है, मिनट से आवर्स तक, ये हमने स्टडी किया। इसके बाद अब हम आगे बढ़े हैं और नेक्स्ट आज हम ड्रॉट के बारे में चर्चा करेंगे। ड्रॉट के बारे में अगर हम कहें तो ये बड़ा ही अजीब तरह का एक डिज़ास्टर है भाई, ये किसी तरह का कोई स्ट्रक्चरल लॉस नहीं करता। जैसे अर्थक्वेक के द्वारा आपके हाईवेज, ब्रिजेस, रोडवेज, रेलवेज, डैम, रेजरवायर सब ब्रेक होते हैं। सुनामी इस तरह के स्ट्रक्चर्स को डैमेज करती है। ड्रॉट ऐसा करता है, ड्रॉट में कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है, इसलिए इसके क्वान्टिफाइबल अकाउंट्स मिलने डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त कैस्केडिंग इम्पैक्ट लेकर के आता है और उसकी वजह से ये जो नुकसान करता है वो एक तो लॉन्ग टर्म चलते हैं और बड़े ही गहरे होते हैं। ये बड़े लेवल पर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस इंड्यूस कर देता है। इसके बहुत ही वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट हैं जिसको आज हम स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर हम बड़े सारे वे में अप्रोच करेंगे और ड्रॉट हमारा कुल 2 हिस्सों में बटा हुआ। कारण क्या है, अगर तो हम इसे NCERT, DR खुल्लर, माजिद हुसैन कहीं से भी कवर करते हैं, जैसा कि हमारी अप्रोच नहीं रहती है, तो ये एक लेक्चर के भी बहुत ही कम समय में सीमित हो जाएगा। लेकिन UPSC का टेम्परामेंट ऐसा नहीं है। जब आज आप ड्रॉट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ड्रॉट्स के लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें 2016 दिसंबर मंथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंड्यूस किया गया द ड्रॉट मैनेजमेंट मैनुअल 2016 है। ड्रॉट मैनेजमेंट मैनुअल 2016 2009 के मैनुअल से क्यों डिफरेंट है, इसके बाद सेंटर स्टेट के ड्रॉट को रेगुलेशन कैसे बदल चुके हैं। आज वो जो 3 कैटेगरी ऑफ ड्रॉट्स होते थे, नॉर्मल, मॉडरेट, स्फीयर में से नॉर्मल, मॉडरेट, स्फीयर में से मॉडरेट गया, ओनली नॉर्मल एंड स्फीयर है। आज स्फीयर प्रूव करना है अगर स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ड्रॉट बहुत ही स्फीयर है, द कंडीशंस आर वेरी स्ट्रिंजेंट। इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच चुकी है और बर्डन अब सिर्फ और सिर्फ सारा ओनस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आ चुका है। स्टेट गवर्नमेंट को ही निपटना है। इससे सेंटर स्टेट के रिलेशंस में कन्फ्लिक्ट है। कर्नाटका ऑलरेडी डिफाई कर चुका है कि मैं 2016 की इस नए ड्रॉट मैनेजमेंट मैनुअल को नहीं मानता। ये तो दूसरा, बदलते एटमॉस्फेरिक और क्लाइमेटिक सिचुएशंस में हमें इस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना है। भारत ने बड़ी अजीब चीज़ देखी। 2018 जुलाई अगस्त का महीना है, एक तरफ इतने भव्य आपको नज़र आ रहे हैं फ्लड कर्नाटका और केरल में, अगला ही महीना आता है, अगस्त खत्म हुआ, फ्लड गए, बहुत ही सीवियर ड्रॉट। ऐसा हुआ करता था कि अल्टरनेटिव स्पेल ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि अभी फ्लड खत्म हो रहे हैं और अभी इतना सीवियर ड्रॉट। इस कंडीशन को समझना होगा, इसके रीजंस को समझना होगा और किस तरह के टोपोग्राफिकल चेंजेस कर दिए गए हैं। केरला की वो अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट जिसका सच पहले फ्लड में निकल करके आया, बाद में ड्रॉट्स में, उसे समझना होगा। ग्राउंड वाटर टेबल कैसे डिप्लीट होता चला जा रहा है, ये समझना होगा। दूसरा ट्रेंड। तीसरा, 26 मार्च 2019 तक का ट्रेंड, कैसे पिछले साल 2018 में नॉर्मल मानसून 9% डेफिसिट रहा, रीट्रीट मानसून दैट इज़ अ नॉर्थ ईस्ट मानसून 44% डेफिसिट रहा। और इसके बाद आज दिन तक अगर हम लास्ट 5 मंथ का डाटा देखें टिल द 26 मार्च और 2019, तो आपके सामने कंडीशन ये है कि भारत के जितने भी बड़े 91 मेजर रिजर्वायर्स हैं उनमें ऑलरेडी 32% वाटर डेफिसिट कर गया है। ऑलरेडी जो प्री मानसून शावर हुआ करते थे उसमें ऑलरेडी 36% डेफिसिट आ गया है। तो ये अभी के डेट में जो चल रहा ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम DEWS के तहत जो नई
आउटकम्स आई हैं वो सारी आपको बता दी जाएंगी। टिल डेट अप्रोच के साथ कवर किया जाएगा टॉपिक। और 2019 एल नीनो का साल है, इस बार हमें बहुत ही सचेत होकर के चलना है। परिणाम दूरगामी होंगे, पहले से ज़्यादा नकारात्मक होंगे। कैसी फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, फॉल्टी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस एंड फॉल्टी गवर्नमेंट मैनेजमेंट स्कीम्स ने आज ड्रॉट की परिस्थिति को यहाँ ला करके खड़ा कर दिया है कि लंबे समय से महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र का विदर्भ का इलाका, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र, तमिलनाडु, यहाँ का किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, लगातार सड़कों पर नजर आ रहा है और लगातार सुसाइड और मृत्यु दर बढ़ता चला जा रहा है। कारण है फ्लड एंड ड्रॉट। इसका मेजर रीज़न है ड्रॉट। कैसे ड्रॉट मवेशियों को प्रभावित करता है, कैसे आम जनमानस को प्रभावित करता है, इंडस्ट्री को प्रभावित करता है, किसान को प्रभावित करता है, ये समझ। कैसे ड्रॉट के आने से इनकम इनइक्वालिटीज़ बढ़ती हैं, कैसे स्किल्ड एंड एजुकेटेड पर्सन के वेजेस बढ़ते हैं, कैसे अनस्किल्ड लेबर के माइग्रेशन पीपल के और जितने भी वेज अर्नर हैं उनके वेजेस कम होते हैं। इससे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत बड़े लेवल पर स्क्यूड हो जाता है और गैप बढ़ जाता है। ये ड्रॉट ही करके देता है। ये सारी चीज़ों को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको 2009 की पॉलिसी के तहत जो 4 इंडेक्स हैं वो भी बताऊंगा और 2016 की पॉलिसीज़ के तहत जो नए इंडेक्स हैं मैनुअल के तहत वो भी बताऊंगा। एक कंपैरेटिव स्टडी रहेगी और ड्रॉट का कोई डेफिनेशन नहीं होता एक्चुअल में, इसके बहुत से डेफिनेशन हैं। एक भारत के दृश्य में सबसे बेस्ट डेफिनेशन मैं बताऊंगा नहीं, मैं बनाऊंगा और आप खुद से वो डेफिनेशन बनाएंगे। आपको क्लियर होगा कि ड्रॉट में क्या क्या कवर होता है। चलिए शुरुआत करते हैं, इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात ड्रॉट। तो ड्रॉट क्या है? हिंदी में जिसे कहते हैं सूखा, कई लोग इसे अकाल भी कह देते हैं, कुछ लोग इसे त्रिकाल भी कह देते हैं, कुछ लोग इसे जलकाल कह देते हैं, तीनों मिला करके त्रिकाल कह देते हैं। यह सारा भी समझते क्या होता है। सूखा इतना आसान शब्द नहीं है। आप सभी जानते हैं कि अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया जैसी कंट्री में ड्रॉट वर्ड सुन करके बड़ा अजीब लगता है, बड़ी अजीब सी बात है। 1150 mm एनुअल एवरेज रेनफॉल वाली कंट्री है। वर्ल्ड में कोई ही कंट्री ऐसी होती है रेयर, ऐसी कंट्री में इतने सीवियर ड्रॉट प्रोन एरियाज एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? 110-115 सेंटीमीटर एनुअल एवरेज रेनफॉल है भारत का, 115 से 120। इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। वेयर इज़ द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि आपकी कंट्री का जो जितना भी रेनफॉल है उसका 73% एक्चुअल में, और अगर आप जनरलाइज टर्म में बात करें तो ऑलमोस्ट 80%। तो 73% एक्चुअल सेंस में जो रेनफॉल है वो सिर्फ 100 to 120 डेज में ही कंसनट्रेटेड है, 100 से 120 दिनों में। तो दैट इज़ द मॉनसूनल पीरियड। तो जो रेन ज़बरदस्त तरीके से मानसून पे डिपेंडेंट है, अगर ऐसे में कहीं मानसून का फेलियर हो जाता है तो वो बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचाता है फार्मिंग को। तो मानसून डिपेंडेंट रेनफॉल है आपका जो 100 to 120 डेज में ही कंप्लीट हो जाता है। हमारी कंट्री का एवरेज 110 से 120 सेंटीमीटर रेनफॉल जो एनुअली है उसका 73% इन दिनों में मिल जाता है इस प्रोसीजर के थ्रू। इतनी बात क्लियर आपको? अब ऐसे में हम ये कहते हैं कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है, इट इज़ अ गैम्बल ऑफ द मानसून, इट इज़ अ वेगरीज ऑफ द मानसून, इट इज़ अ वेगरीज ऑफ द नेचर, वेगरीज ऑफ द नेचर। एक तरह का मानसून के साथ ये खेला गया जुआ है। अब मानसून के साथ जब हम जुए की बात कर रहे हैं तो किस तरह का जुआ है, कैसे काम करता है और कैसे इसकी कहानी बनती है। सबसे पहली बात तो ये है कि इंडियन मानसून बड़े लेवल पर टोपोग्राफिकली कंट्रोल्ड है। टोपोग्राफिकली कंट्रोल्ड होने का मतलब ये है, आप सभी जानते हैं कि ये अगर आपके सामने इंडिया का मैप है तो ये है वेस्टर्न घाट्स, ये है वेस्टर्न घाट्स। और इन वेस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें तो साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू आपको मानसून सीजन में रेनफॉल रिसीव होता है और उसका मेजॉरिटी हिस्सा वेस्टर्न घाट की वेस्टवर्ड स्लोप में हो जाता है, दैट इज़ द विंडवर्ड साइड। और लीवर्ड साइड का ये मेन एरिया जो है ये रेन शेडो जोन कहलाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेनफॉल कम हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो ये काठियावाड़ प्लाटू जिला के इस पर्टिकुलर एरिया में जो पहाड़ आते हैं उन पहाड़ों से मानसून टकरा करके उसकी साउदर्न स्लोप में तो बारिश करता है, लेकिन जो उसकी नॉर्दर्न स्लोप है उस पर बारिशें नहीं हो पाती। इसी तरह से ये जितना भी सारा विंध्या पर्वत जाता है, यहाँ से जो एक ब्रांच एंटर होती है नर्मदा से, ये पर्टिकुलरली विंध्या पर्वत की तलहटियों से टकरा के बारिश तो करती है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर ये क्रिएट हो जाती है कि विंध्या पर्वत की साउदर्न स्लोप में तो आप बारिश कर पाते हैं, लेकिन नॉर्दर्न स्लोप जो है वो डेफिसिट रह जाती है रेनफॉल से।
तो उत्तर प्रदेश के ये साउदर्न रीजन बरसात से डेफिसिट हो जाते हैं। इसके बाद हम मेघालय की तरफ चले जाते हैं। मेघालय के प्लेटू के साउदर्न स्लोप्स पे तो वर्षाएँ होती हैं, लेकिन नॉर्दर्न स्लोप्स यहाँ से रेनफॉल डेफिसिट एरियाज में आ जाते हैं। इसी तरह से हिमालयन ब्रांच की बात करें तो हिमालय के फुटहिल्स के साथ टकरा करके साउदर्न स्लोप पे तो बारिशें होती हैं, लेकिन वहाँ से टकरा करके नीचे आते आते यहाँ तक आते आते ये एरिया ड्राई हो जाता है। तो आप जानते हैं बुंदेलखंड का ये इलाका बहुत ही ड्राई रीजन के तौर पर जाना जाता है। फिर चाहे कोई भी ब्रांच हो, चाहे वो अरेबियन सी ब्रांच हो, बे ऑफ बंगाल ब्रांच हो, वैसे ही पंजाब हरियाणा तक जाते जाते तो सूखी जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़। तो इस तरह का एस्पेक्ट अगर हम देखें तो भारत में रेनफॉल हाईली टोपोग्राफिकल कंट्रोल्ड है, इसलिए ये एक नेचुरल कंडीशन ही बन जाती है कि कुछ एरिया बहुत ही रेनफॉल सरप्लस रहेंगे और कुछ एरिया रेनफॉल डेफिसिट रहेंगे। ये पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, भारत का एक हिस्सा तो है गंगा का मैदान, जहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं पेरेनियल रिवर्स, जो कि स्नो बाउंड एरिया से होकर के आती हैं हिमालय से, तो वो तो सदाबहार रहती हैं। लेकिन भारत का ये जो पेनिनसुलर एरिया है, यहाँ पर जो नदियाँ आती हैं ये मोस्टली सीजनल स्ट्रीम्स के तौर पर एग्जिस्ट करती हैं और इनका फ्लो हाईली रेगुलेटेड रहता है मानसूनल रेनफॉल के बेसिस पर। ऐसे में मानसून का कहीं ना कहीं फेल होना, यहाँ पे जो एक दूसरा सोर्स ऑफ वाटर है दैट इज़ अ रिवर, उसको बड़े लेवल पर रिड्यूस करने का काम करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, भारत के कुछ ही हिस्से हैं जहाँ पर इरिगेशन नेटवर्क बहुत तेज़ी से फैला, लेकिन बाकी हिस्सों में इरिगेशन नेटवर्क नहीं दिखता। आज पूरे भारत का 34.5% एरिया है जो इरीगेटेड है, यानी कि द नेट इरीगेटेड लैंड ऑफ इंडिया इज 34.5%। इसके ऑपोजिट 65% एरिया आज भी आपकी कंट्री का रेनफेड है, जो इरीगेशन से विहीन है, डिप्राइव्ड है और उसे वर्षा पर आधारित खेती ही करनी पड़ती है। ऐसे में वो वर्षा जो सिर्फ और सिर्फ 100 से 120 दिन के लिए सीमित है, वो कहीं अगर फेल हो जाती है तो बड़े लेवल पर आपका 60 to 65% वो रेनफेड एरिया सारा का सारा हार्म हो जाता है। और उस एरिया के हार्म हो जाने से ही आज आपके सामने ऐसी फिगर खड़ी है कि इस समय प्रेजेंट अगर हम डाटा मानते हैं ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम का, तो 42% एरिया टिल डेट अभी तक इंडिया का ड्रॉट प्रोन जा रहा है। 42% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री अभी ड्रॉट प्रोन जा रहा है, यानी कि द 500 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया, 500 मिलियन, लगभग भारत की लगभग आधी आबादी ड्रॉट प्रोन है इस टाइम पर। और ये बड़ी बात है। मोस्टली जो इसमें से प्रभावित हैं वो लैंडलेस फार्मर हैं, मार्जिनल फार्मर हैं, स्मॉल फार्मर हैं, उन्हीं का नुकसान होता है। एक्चुअली में ड्रॉट है क्या, हम सारे फिगर्स पे बात करेंगे। जब हम इसकी इम्प्लीकेशंस को स्टडी करेंगे बच्चों, हम पूरा पढ़ेंगे कि इंडिया में एग्रीकल्चर कितना है, टोटल क्रॉप एरिया कितना है, उसमें से सोन एरिया, नेट सोन एरिया कितना है, उसमें से कितना इरीगेटेड है, कितना नॉन इरीगेटेड है, कितना कनाल इरीगेटेड है, कितना वेल और ट्यूबवेल इरीगेटेड है। वी विल डिस्कस एवरीथिंग विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। आज का दिन कंसेप्ट को चढ़ाएंगे, तो कंसेप्ट में हम सारे कंसेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। डाटा सारा करेंगे कि कितने % पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे लगी है, एग्रीकल्चर का कितना GDP में कंट्रीब्यूशन है। दैट वी विल डिस्कस बिट बाय बिट विद द ऑथेंटिकेटेड फिगर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट सोर्सेज। डोंट वरी, आपको एग्जाम में वही सोर्सेज कोट करने हैं। आज हम मुद्दा समझते हैं ड्रॉट। शब्द क्या है ड्रॉट, है क्या? ड्रॉट की अगर हम बात करें तो जो आपके माइंड में कंसेप्ट आता है सबसे पहले वो यही आता है कि बरसात कम हो गई। सूखा पड़ने का मतलब है बरसात कम पड़ गई, तो ड्रॉट। वेरी फर्स्ट कनेक्टिविटी ऑफ ड्रॉट इज विद द रेनफॉल। चलो अब मार्कर दे दो मेरे को दूसरा, यार खत्म ही हो गया, जब तो मैं क्या ही करूँ इसके। तो वेरी फर्स्ट कंसेप्ट क्या है नवनीत? रेनफॉल। तो रेनफॉल, यस, it is a precondition to declare the season or the year is the drought season or the drought year. बट ये प्रीकंडीशन कैसे काम करती है, एग्जाम्पल के तौर पर सारी स्टडी करते हैं। दो चीज़ों पर काम होता है, उसको समझिए। सबसे पहले तो आपकी कंट्री में रेनफॉल को देखते हैं कि रेनफॉल कब कब आता है। तो आपके सामने दो रेनफॉल पीरियड आते हैं। पहला साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल पीरियड, क्लियर, और दूसरा नॉर्थ ईस्ट या फिर रीड नॉर्थ ईस्ट मानसून पीरियड। क्या हुआ, टेक्निकल वर्ड सारे यहाँ, कौन बोला था ये पीरियड? हाँ, तो साउथ वेस्ट मानसून पीरियड है, नॉर्थ ईस्ट मानसून पीरियड, रीड मानसून। ओके, एक तो मानसून वाइज तो ये हो गया, रेनफॉल वाइज ये हो गया। दूसरा अगर हम क्रॉप वाइज देखें तो क्रॉप सीजन, तो
क्रॉप सीजन आप सब जानते हैं दो होते हैं, खरीफ वो फसलें जो गर्मियों में लगा करके सर्दियों में काटी जाती हैं, जिनकी बिजाई जून जुलाई के अराउंड होती है और जिनकी कटाई जो है वो लगभग अक्टूबर के अराउंड हो जाती है, अक्टूबर के अराउंड काटते हैं, सितंबर अक्टूबर में अक्टूबर में काटते हैं। इसको हम कह देते हैं समर क्रॉप, खरीफ क्रॉप। इसमें कॉटन आ जाता है, सबसे पहले इसमें पैडी आ जाती है, कॉटन आ जाता है, पल्सेस वगैरह आ जाती हैं, सोयाबीन आ जाता है, ये सारी चीज़ें समर क्रॉप खरीफ क्रॉप में आ जाती है। इसके बाद आप एग्रीकल्चर चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे। उसके बाद आ जाती है रबी। रबी वो जो विंटर्स में लगा करके समर में काटी जाती है। अभी आप देखेंगे बैसाखी में पंजाब में बीट काटा जाएगा, उसमें बीट आ जाती है, ग्राम्स आ जाते हैं, चने आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रबी में बीट ग्राम्स ये सब आ जाते हैं रबी क्रॉप्स। ओके, अब मुद्दे की बात ये है कि हम कैसे रेनफॉल के बेसिस पर, सपोज यू आर ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, आप ही की जिम्मेवारी पे ये रहेगा, आप कैसे डिक्लेयर करेंगे कि ड्रॉट आ गया। इट इज़ अ वेरी रिजिड फिनोमेन एंड इट इज़ अ वेरी वेरिएबल कंसेप्ट ऑल्सो। वर्ल्ड लेवल पर कोई एक सिंगल एक्सेप्टेबल है डेफिनेशन ही नहीं है ड्रॉट की। रीज़न क्या है? ड्रॉट एक बहुत ही मल्टी फेसेटेड डिज़ास्टर है, ये बहुत सारे स्टेक होल्डर को हार्म करता है। इसके बेसिस पर इसकी डेफिनेशन भी उतनी ही डायनेमिक है। अब किस एरिया में है, किस क्लाइमेटिक रीजन में है, उस पर डिपेंड करता है कि ड्रॉट की डेफिनेशन क्या होगी। तो उस बेसिस पे हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो ड्रॉट की अपने आप ही एक डेफिनेशन बन जाएगी। अब इस बेसिस पर देखें तो कैसे कहानी बनती है। यूआर डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, तो क्या करेंगे? अब दो वे में देखेंगे, दो अप्रोच है रेनफॉल के बेसिस पे। पहला आप ये देखेंगे कि खरीफ क्रॉप कहने का मतलब बिजाई किस महीने में आप इसको नोटिस करेंगे? जुलाई अगस्त। आप देखेंगे जुलाई अगस्त के समय में, मॉनसून के समय में इस पर्टिकुलर टाइम में, इस पर्टिकुलर स्पेस में मल्टीपल एवरेज ऑफ द रेनफॉल, मल्टीपल ईयर रेनफॉल एवरेज, इसको टेक्निकल टर्म क्या कहेंगे? मल्टीपल ईयर्स रेनफॉल एवरेज। आपने कई सालों की रेनफॉल एवरेज निकाली हुई है इन मंथों में, इस ईयर की, इस पर्टिकुलर एरिया की। उसके बेसिस पर आपने देख लिया 100 सेंटीमीटर बरसात होती है। एवरेज रेनफॉल कितनी होती है सहल? 100 अंग्रेजी में बोल लो 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये हम अपने इंटरनेट दर्शकों के लिए छोड़ देते हैं, कमेंट सेक्शन में बताते हैं। ओके, चलिए, तो 100 सेंटीमीटर रेनफॉल हो गया, मल्टीपल ईयर के बेसिस पर हमने देख लिया एवरेज। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो आप क्या देखेंगे कि इस 100 सेंटीमीटर के कंपैरेटिवली इस बार जो रेनफॉल है 50% डेफिसिट हुआ है। कितना होना चाहिए डेफिसिट? 50% डेफिसिट हुआ है। इसके कंपैरेटिवली 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर क्या था? मल्टीपल ईयर्स एवरेज रेनफॉल। तो फिर रेनफॉल कितना हुआ? 50 सेंटीमीटर। तो मैं डिक्लेयर कर देगा कि इस पर्टिकुलर खरीफ क्रॉप के लिए ये ड्रॉट है, खरीफ क्रॉप के लिए ड्रॉट हो गया। लेकिन हो सकता है साउथ वेस्ट मानसून तमिलनाडु में फेल हुआ, बट रीट्रीट मानसून बम्पर था। रीट्रीट मानसून में मल्टीपल ईयर एवरेज रेनफॉल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हो गई पूरी रेनफॉल। सपोज करो मल्टीपल ईयर एवरेज रेनफॉल के अकॉर्डिंग रीट्रीट मानसून में रेनफॉल होना था 50 सेंटीमीटर, तो हो गया 50 सेंटीमीटर, तो 60 हो गया। तो फिर तो उस रबी सीजन में तो ड्रॉट नहीं था ना भाई, क्लियर हुई ना बात। लेकिन मान लो कि कंडीशन ये बन गई कि उस पर्टिकुलर रबी सीजन में भी मल्टीपल ईयर एवरेज रेनफॉल जो निकाला ना हमने शहर, उसके अकॉर्डिंग में 50% डिक्लाइन कर गया। तो इसकी वजह से फिर वहाँ पर भी हम क्या डिक्लेयर कर देंगे? जोर से बोलो, ड्रॉट्स। ओके, तो यहाँ पर भी क्या हो गया? ड्रॉट्स। 25 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि 50 सेंटीमीटर होती थी ना यहाँ पे बरसात। तो इस बेसिस पर हमने सीजन बेस्ड ड्रॉट्स डिक्लेयर कर दिया। खरीफ ड्रॉट, रबी ड्रॉट, 50% का पैमाना। आई बात समझ में? ये बात क्लियर हुई ना मेरे बच्चों? ये एक पैमाना था, ये फसलों के आधार पर किया गया पैमाना था। अब आते हैं ऑल इन ऑल एनुअल एवरेज रेनफॉल के बेसिस पर देखें कि पूरा साल ही क्या ड्रॉट ईयर था, फुल ईयर इज द ड्रॉट ईयर, तो उसको कैसे पैमाने पर लेकर के आएंगे? तो फर्स्ट वे टू अप्रोच द रेनफॉल डेफिशिएंसी is like the crop pattern, like the kharif and the rabi, and the second way to approach the rainfall aspect in the context of the drought is
जितना उस पर्टिकुलर एरिया में मल्टीपल ईयर एवरेज रेनफॉल, पूरा एनुअल रेनफॉल आया है, मतलब रेनफॉल कब होता है? साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो आपका रेनफॉल ईयर तो यही हुआ ना, साउथ वेस्ट मानसून एंड प्लस नॉर्थ ईस्ट मानसून। एक पर्टिकुलर ए नाम का स्टेट है, उस पर्टिकुलर ए स्टेट में मल्टीपल ईयर्स का हमने एवरेज रेनफॉल निकाल दिया रेनफॉल ईयर का, और निकल कर क्या है 100%। कितना निकल गया है? 100 सेंटीमीटर। अब अल्टीमेटली फॉर्मूला यहाँ पे क्या है कि 75% डेफिसिट हो गया। कितना डेफिसिट हो गया? 75%। और आया कितना? जमाई 25 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया? ड्रॉट ईयर। क्या हो गया? ड्रॉट ईयर। खत्म। दिस इज द ओनली फॉर्मूला। ओके, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। पूरे साल के रेनफॉल के बेसिस पर अगर आपको ड्रॉट निकालना है तो जो भी मल्टीपल ईयर एवरेज रेनफॉल आता है आपके सामने, उसका 75% से डेफिसिट कर गया। और हमने एग्जांपल से समझा दिया, 100 का 25 हो गया। और जब हमने क्रॉप बेसिस पे देखा तो 50% से डेफिसिट कर गया, तो भी समझा दिया। तो मेन मोटा खेला किसका था? बरसात का। और बरसात इतनी डेफिसिट हो जाए तो अपने खाते पे लिख करके बता देना। ये बरसात कैसे देखी आपने? किसने बताई आपको? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD का डाटा फॉलो करते हो आप। किसका? डन। अब ये DC जो है काम तो कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो आपसे अगला मुख्य सवाल पूछूंगा, ये ड्रॉट्स कौन डिक्लेयर करता होगा सर? ये ड्रॉट्स डिक्लेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट। ड्रॉट डिक्लेयर करने की ताकत किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट। ड्रॉट्स कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में आने वाली 3 सब्जेक्ट लिस्ट, यूनियन लिस्ट जिसके तहत केंद्र अपने कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट जिसके तहत राज्य अपने कानून बनाते हैं, और संवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट जिसके तहत राज्य और केंद्र दोनों अपने कानून बनाते हैं, किधर फॉल करता है फिर? स्टेट लिस्ट। और इस समय राज्यों की मांग क्या है? इसे कॉन्करेंट लिस्ट, इसे कॉन्करेंट लिस्ट में डालो, इसे संवर्ती सूची में डालो। भाई केंद्र भी इसका बर्डन शेयर करे, केंद्र भी इसका बर्डन शेयर करे। यह लगातार मांग दक्षिण के राज्यों की तरफ से आ रही है कि एग्रीकल्चर को उठा करके आप डाल दो कॉन्करेंट लिस्ट में। ये केवल राज्यों के गले का फंदा नहीं बना सकते आप। क्लियर हुई बात? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लैंड रेवेन्यू जो एग्रीकल्चर से वसूला जाता है वो तो कुछ भी नहीं होता है। आई बात समझ में? तो इसके बेसिस पर स्टेट लिस्ट में आने की वजह से एग्रीकल्चर, ये जो ड्रॉट है इसे लेवल करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये किसके ऊपर होती है? स्टेट गवर्नमेंट। आप कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट कब से कर रहे हैं? सेंटर कहाँ से आएगा? सेंटर का रूल क्या है? अब एक बार स्टेट गवर्नमेंट ड्रॉट निर्धारित कर दिया तो निर्धारित क्या करना है? बता दिया ड्रॉट हो गया, तो वो बदले में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ड्रॉट को मिटिगेट करने के लिए, ड्रॉट को रेस्क्यू करने के लिए, लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए अब चाहिए पैसा, फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी, लेकिन केंद्र सरकार ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए कुछ नियमावलियों को फॉलो करती है, कुछ शर्तें हैं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन है। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कंडीशन क्या है? ड्रॉट मैनेजमेंट मैनुअल 2016 या ड्रॉट मैनेजमेंट मैनुअल 2009। तो केंद्र सरकार के पास एज अ स्टेट गवर्नमेंट CM मैंने डिक्लेयर कर दिया, सर देयर इज़ अ ड्रॉट इन द स्टेट। सपोज आप में से कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी ओके इफ देयर इज़ अ ड्रॉट इन द स्टेट देन ये 2016 का मैनुअल पढ़ लो और इसके अकॉर्डिंग ये जो कंडीशन है इन्हें सेटिस्फाई कर दो, सबमिट कर दो NDRF के पास, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, उसके पास जमा कर दो, वो तुम्हें फंड दे देगी NDRF में से निकाल के, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, उसमें से तुम्हें पैसा मिल जाएगा। आई बात समझ में? इसलिए यहाँ पे केंद्र भी है, तो केंद्र का काम है मॉनिटरिंग करना, ड्रॉट्स की मॉनिटरिंग करना, ये केंद्र का काम है कि किस तरह से ड्रॉट्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या सिस्टम है। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना ये केंद्र का काम है। राज्य जिन मैनुअल्स, जिन नियमों का फॉलो करें ड्रॉट डिक्लेयर करने में, वो मैनुअल बनाना केंद्र का काम है। ये सारी ताकतें केंद्र के पास है, लेकिन राज्यों को ही इसका खर्चा वहन करना पड़ता है। नए नियमों के मुताबिक तो कुछ ऐसा ही हो गया है। मुझे समझा दो, इतनी ड्रॉट की कहानी समझ आई? कितना आसान सा लगा पढ़ करके। ड्रॉट माने बरसात कम हो गई, ड्रॉट हो गया, ड्रॉट हो गया। पर आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपके सामने ये किताब है,
ये किताब है, NCERT है, मेरी तो है ही नहीं है। किताब में देखिए मैप है, और मैप में ये सारा सफ़ेद इलाका दिखाया गया है। भाई यहाँ पे ड्रॉट आता ही नहीं है। इट इज़ अ नो ड्रॉट फ्री एरिया, नो ड्रॉट एरिया, इट इज़ अ ड्रॉट फ्री एरिया। और मैं तब से इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, पंजाब हरियाणा ये रीज़न बरसात बड़ी कम होती है, बरसात आई ही नहीं। अगर पूरी कंट्री में मानसून फेल हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो और ज़्यादा होगा। मानसून फेल हो गया तो यहाँ पे ड्रॉट क्यों नहीं है? देयर इज इरिगेशन, देयर इज इरिगेशन ना। तो यहाँ से नया कंसेप्ट निकल गया है। ड्रॉट इज नॉट ओनली अबाउट द रेनफॉल, ड्रॉट इज अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। ड्रॉट इज अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। Availability of the water for whom? Availability of water for which? For what? So availability of water for the drinking purposes, to the cattle, to the animal, to the human. आई बात समझ में? Availability of water to the agricultural crops via irrigation networks. So these things are very important. अब हम उस clause को डिस्कस करेंगे। वर्षा कम है या ज़्यादा, ये एक फैक्टर है, लेकिन वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, ये दूसरा फैक्टर है। हो सकता है वर्षा कम हुई, लेकिन आपने वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर प्रिजर्व मेजर्स बहुत तगड़े किए हुए थे। जितनी भी कोई कम हुई, सारी की सारी आपने कंजर्व करके रख ली चेक डैम्स में या रिजर्वायर में। फसलों को भी पानी मिलता रहा, मवेशियों को भी पानी मिलता रहा, खेतों को भी पानी मिलता रहा, घर को भी पानी मिलता रहा। फिर सूखा किधर से आया? बारिश तो कम हुई थी। ये सारी बातें याद रखना। केंद्र के तर्क कुछ यही है। केंद्र कहती है हमने जो नए नियम बनाए इसलिए बनाए कि एक तो आप सुधरो, राज्यों को कह रही कि आप सुधरो, और दूसरा आप मैनिपुलेशन ना कर पाओ। घड़ी घड़ी केंद्र से पैसा लेने के लिए ड्रॉट की दुहाई ना दो, क्योंकि ऑलरेडी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमने दे दी है, ऑलरेडी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हमने दे दी है, और ये ऑलरेडी पर मोर क्रॉप पर ड्रॉप हम लेकर के आए हैं। ऑलरेडी मनरेगा का दायरा हमने बढ़ा दिया है। ये सब नियमों में ध्यान दो, खेती के विषय में बहुत काम कर रहे हैं। ये केंद्र के तर्क है, ये केंद्र राज्य के गेम सारे समझाएंगे। अभी आ जाए दूसरे कंसेप्ट पे, तो वाटर अवेलेबिलिटी। सो द नेक्स्ट कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू द रेनफॉल इज अ हाइड्रोलॉजिकल एस्पेक्ट, द हाइड्रोलॉजिकल एस्पेक्ट। ओके, हाइड्रोलॉजिकल एस्पेक्ट। हाइड्रोलॉजिकल एस्पेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपके सामने कौन कौन से सोर्सेज ऑफ वाटर है। तो वेरी फर्स्ट इज द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, ये हमारा M है, मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर एक वाटर की बात करें तो दैट इज मॉइस्चर। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज सब सरफेस। सब सरफेस की अगर हम बात करें तो दैट इज द ग्राउंड वाटर। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट वन इज द सरफेस, surface water, that is lake, reservoir, pond, rivers, shortcut, lake, reservoir, pond, rivers, okay। उसके बाद हम बात करते हैं, the very important category is the soil moisture, soil moisture। अब मुद्दे की बात ये है कि रेनफॉल एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट अगर हम ध्यान से देखें कंसेप्ट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, क्योंकि आपको जब भी क्रॉप लगानी है तो उसके लिए यू नीड वाटर, तो वाटर अवेलेबल होना चाहिए। अगर तो ग्राउंड वाटर की फॉर्म में है तो आप वेल या ट्यूबवेल का यूज़ कर लेंगे। अगर वो सरफेस वाटर की तौर पे है, लेक है, रिजर्वायर है, पॉन्ड है, रिवर है, तो आप कनाल इरिगेशन या किसी भी माध्यम से पानी इस्तेमाल कर लेंगे। अगर तो इस समय एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो नेचुरली रेनफॉल को कंट्रीब्यूट कर देगा, और अगर तो वो सॉइल मॉइस्चर के तौर पे है तो एक्चुअली में यही सॉइल मॉइस्चर है जो प्लांट को चाहिए होता है। तो जितने भी आपके सामने वाटर के सोर्सेज थे उनमें से इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था ये सॉइल मॉइस्चर फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। बट मुद्दे की बात ये है, इस सॉइल मॉइस्चर को प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? ये तीन चीज़ें, सरफेस वाटर, सब सरफेस वाटर और मॉइस्चर, ये तीनों रोल प्ले करते हैं तो सॉइल मॉइस्चर क्रिएट होता है। और ये तीनों अल्टीमेटली किसके थ्रू डेवलप्ड हैं? रेनफॉल। तो रेनफॉल एक कंडीशन है, एक साल के अंदर एक सीज़न में तो आपने ड्रॉट ऑन द बेसिस ऑफ द रेनफॉल डिक्लेयर किया, लेकिन अगर रेनफॉल प्रोलॉन्ग्ड स्पेल में फ्री फेल जाता है, जैसे लगातार 1, 2, 3 सीज़न तक भी, 3 साल भी लॉन्ग टर्म में फेलियर हुआ, तो आपको बहुत ही डिवास्टेटिंग सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है।
in the context of the ultimate deprivation or the ultimate depletion of the water sources। आई बात समझ में? और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर लगातार रेनफॉल के फेल होने या फिर रेनफॉल ऑलवेज जहाँ पर अनसर्टेन रहता है, वहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत सडनली डिप्लीट कर जाती है, रिड्यूस कर जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही सीवियर ड्रॉट फेस करने पड़ते हैं। इसकी वजह से अगर हम भारत की बात करें तो ड्रॉट प्रोन तो काफ़ी बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा हमारा ड्रॉट प्रोन है, लेकिन इस ड्रॉट प्रोन हिस्से में से सीवियरली ड्रॉट प्रोन एरिया कुछ ठेठ इलाके जहाँ पर लगातार ही बरसातें फेल होती हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशन आप अचीव कर जाते हो, हाइड्रोलॉजिकल फेलियर होता है। बिकॉज अल्टीमेट नीड इज़ द वाटर अवेलेबिलिटी, और ये वो एरियाज़ है जहाँ पर इरीगेशन भी नहीं है। बिकॉज ड्रॉट्स आते हैं कहाँ पर? जहाँ पर रेनफेड एग्रीकल्चर है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पर इरीगेशन बेस्ड एग्रीकल्चर है और 34.5% एरिया ऑफ द कंट्री इज़ इरीगेशन बेस्ड। तो वहाँ पर अगर रेनफॉल कम भी है, आप अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज के थ्रू इरीगेट करके अपनी क्रॉप्स को सेव कर लेते हैं, अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज को ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर लेते हैं, और अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज के बेसिस पर ही आप अपने एनिमल और बाकी मवेशियों को पानी पिला देते हैं। इसकी वजह से आपकी ड्रिंकिंग की, एग्रीकल्चर की और हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर पूरी हो जाती है। लेकिन जिन एरियाज़ में इस तरह की इरीगेशन नेटवर्क या सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, ना तो कनाल्स हैं, ना तो उस लेवल पर रिजर्वायर्स हैं, ना ट्यूबवेल्स हैं, वहाँ पर पूरी तरह से किसान, जो कि 65% इलाका है भारत का, वो वर्षा पर निर्भर है। और ऐसे में वर्षा यदि कम पड़ जाती है तो उसके लिए लिटरली अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम पड़ जाती है, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल ही है। ये बाकी सोर्सेज से वाटर अवेलेबल होना उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम ड्रॉट को रोकना चाहते हैं तो रेनफॉल फेलियर है भी, हमें इरीगेशन का नेटवर्क डेवलप करना चाहिए सो दैट वी कैन टैकल द ड्रॉट। इसलिए कोई भी नई सरकार आती है तो वह यह वादा करती है कि हम सिंचाई देंगे, हम इरीगेशन देंगे, 65% जो रेनफेड एग्रीकल्चर है हमारी कंट्री का, उसे रिड्यूस करेंगे, और ऑल इन ऑल पूरी कंट्री वाइड 60 to 65% हम इरीगेशन नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे। ये सरकारों के वादे होते हैं, क्योंकि इससे आप ड्रॉट को अवॉइड कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ऑलवेज ख्याल रखना है कि इससे आप लॉन्ग टर्म मेजर्स को डेविएट नहीं कर सकते। यानी कि चाहे वो सब सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर, चाहे वो सरफेस वाटर है, लेक, रिजर्वायर, पॉन्ड और रिवर्स, चाहे वो सॉइल मॉइस्चर है, इन सब का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूटर कौन है? रेनफॉल। तो रेनफॉल को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। सो द वाटर रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिजर्वायर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन फार्म रिजर्वायर, खेतों पे रिजर्वायर बनाने बहुत ज़रूरी है, जो सरकारें इस समय बना रही हैं। चेक डैम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ट्री प्लांटेशन ऑन द कैचमेंट एरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, नेचुरल ग्रासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नाटका में ये पाया गया है फॉर द पर्पस ऑफ द ट्री कल्टीवेशन, फॉर द पर्पस ऑफ द प्लांटेशन, वीडीसाइड्स का बहुत एग्जॉस्टिव यूज़ हुआ है, और उन वीडीसाइड्स की वजह से ग्रासेस मर चुकी है। और ग्रासेस में ये टेंडेंसी होती है कि वर्षा पड़ने के बाद वो 1 से 10 mm तक पानी को फिक्स करती है सॉइल में। यानी कि वाटर रिप्लेनिशमेंट अंडरग्राउंड सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल रीज़न ग्रासेस रहती हैं, और ग्रासेस वीडीसाइड से आपने उड़ा दी हैं। क्यों? लागत ज़्यादा आ रही है फसलों पे, कीमत कम मिल रही है, इसकी वजह से मैनुअल लेबर का आप यूज़ नहीं कर रहे। मैनुअल लेबर ग्रास उखाड़ती है, ग्रास फिर आ जाती है, लेकिन वीडीसाइड के माध्यम से आप ग्रास ख़त्म ही करते हैं, क्योंकि लेबर आप दे नहीं पा रहे हैं। वीडीसाइड डालो, खरपतवार ख़त्म। और ग्रासेस इंपॉर्टेंट होती थी रिचार्ज करने के लिए फॉर द अंडरग्राउंड एक्विफर्स। तो अब की लेटेस्ट स्टडी में यह पाया गया है कि कर्नाटका में ड्रॉट के रीजंस एक्सेसिव यूज़ ऑफ द वीडीसाइड्स हैं। अगर आपको MCQ करंट में आता है तो आंसर कर दें, बाकी रीजंस भी मैं ऐसे प्रैक्टिकली समझाऊंगा अभी। इतनी बात समझ आई? तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट, एक तो ये कॉन्टेक्स्ट है। दूसरा, ड्रॉट कब है? जब मैंने ये बताया कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर द ड्रिंकिंग पर्पसेस, तो ह्यूमन के लिए पानी पीने को नहीं, दूसरा मवेशियों के लिए पानी पीने को नहीं है, तो मवेशी भी पानी नहीं पी पा रहे। इन दोनों कंडीशंस में भी ड्रॉट है। सपोज़ कीजिए किसी ना किसी वे में आपका एग्रीकल्चर सर्वाइव कर गया है, लेकिन मवेशियों के लिए पानी नहीं है पीने के लिए, तो भी ड्रॉट है। बेअंत पैमाने पर जानवर मर जाते हैं। आई बात समझ में? तो हमें जानवरों की मृत्यु दर, जानवरों के पानी के अभाव से मर जाना, ये सारे फिगर कैलकुलेट करके ही हम ड्रॉट को कंक्लूड कर पाते हैं। इतनी बात क्लियर? अब हम आगे बढ़े, अगला कंसेप्ट देखें। इसके बाद अब एक कंसेप्ट जन्म ले जाता है एग्रीकल्चर। रेनफॉल कम हुआ तो रेनफेड एरिया में तो वैसे ही एग्रीकल्चर सफ़र कर जाएगा,
और अगर इरिगेशन यानी कि अंडरग्राउंड वाटर टेबल डाउन चला गया, सरफेस वाटर रेनफॉल कम हो गया है और लगातार सूखा पड़ रहा है, नदियाँ कम पड़ गई, जलाशय सूख गए, लेक सूख गई, रिजर्वायर पॉन्ड सब सूख गए, तो भी इरिगेशन नहीं हो पाएगा। तो रेनफॉल कम हो जाना एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अगर रिड्यूस हो जाता है तो इन दोनों का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वो यही पड़ता है कि सॉइल मॉइस्चर रिड्यूस हो जाता है। और सॉइल मॉइस्चर रिड्यूस होने का सीधा सीधा कंसेप्ट है एग्रीकल्चर फेलियर। जब भी पौधा बड़ा होता है, उसको फूल आने होते हैं, ऐसे में जब उसे मॉइस्चर की ज़रूरत है वही नहीं मिल पाता है, पौधा मर जाता है। अगर आप विदर्भ की, महाराष्ट्र के नॉर्थ ईस्टर्न एरिया की बात करें, विदर्भ के इलाके में, तो रीसेंट केस स्टडीज़ ये बताती हैं, 2018 की कहानी बताती है कि कुछ किसानों ने अपने 2.5 एकड़ 5 एकड़ खेतों में एक ही साथ तुअर और सोयाबीन लगा दी। जब फूल आया, पानी नहीं मिला, फसल सड़ गई, बर्बाद हो गई। इस तरह से बेअंत पैमाने पर फसलें बर्बाद हुई हैं। महाराष्ट्र में ये इस वजह से हुआ है कि अगर आप आज की डेट में देखें तो महाराष्ट्र में जो गन्ना बेल्ट है, द शुगर कैन बेल्ट, वो उस पर्टिकुलर एरिया के सिर्फ और सिर्फ 4%, पूरे जो क्रॉप एरिया उसका सिर्फ 4% बियर करते हैं। लेकिन अगर आप ग्राउंड वाटर कंजम्पशन के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 70% पानी कंज्यूम करने का काम गन्ना कर रहा है। इसकी वजह से पूरे के पूरे रीजन में सूखा पड़ रहा है, क्योंकि सारा पानी जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था, सारा एक जगह से खींच रहा हो जैसे कोई कुएँ की तरह, और उधर से सारा सूखा पड़ा जा रहा है। और वो सारे किसान जो नॉर्मल रेन फेड फार्मिंग करते थे वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा गन्ना बेल्ट जो है शुगर मिल बेस्ड, द शुगर केन बेल्ट ऑफ द महाराष्ट्र, द वेरी फेमस, it is a ultimate violation of the agroclimatic zone policy of the India. The crops are completely adaptable to the climatic regions, and according to that there are clear-cut demarcations of the geographical land area of the country according to the available climate suitable for the particular crop. According to that we have different agroclimatic zones and we have to do farming accordingly, but there is a gross violation of the agroclimatic zones in the country. That's why we are facing severe droughts. That I will discuss in the impact वाला पार्ट कि ये क्यों हो रहा है। पैडी कल्टीवेशन की आप बात कर लो, पंजाब में एग्रोक्लाइमेटिक जोन के तहत वो कवर नहीं होता है, लेकिन आप वहाँ पर ग्राउंड वाटर निकाल करके पैडी लगा, इसकी वजह से ये कंडीशन आपके सामने आए। बात समझ में? तो सॉइल मॉइस्चर के डिप्लेट हो जाने की वजह से आपका एग्रीकल्चर यानी कि आपका पौधे का विकास जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो पौधे के विकास में गड़बड़ हो जाने की वजह से दो परिस्थितियाँ क्रिएट होती हैं। पहला, फूड ग्रेन प्रभावित हो जाएगा। तो फूड ग्रेन वर्षा कम हो जाना की वजह से, वाटर अवेलेबिलिटी कम हो जाना, ये दोनों की वजह से सॉइल मॉइस्चर का रिडक्शन होना, इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रभावित होना, और इस एग्रीकल्चर के प्रभावित होने से फूड ग्रेन कम होना, तो दिस इज कॉल्ड अकाल, तो कहते हैं अकाल। खाद्य पदार्थ की पैदावार में कमी आना को अकाल कहते हैं। ओके, वो तो सूखा था ना, ये अकाल है। और जब बहुत सारी महामारियां फैलेंगी इसके साथ तो फैलेगा दुर्भिक्ष, फैमिन, उसे कहते हैं फैमिन। नेक्स्ट स्टेज एग्रीकल्चर में फॉडर क्रॉप्स जो बहुत ही रेजिलिएंट होती है, रेजिलिएंट, ड्रॉट को भी रेजिलिएंट कर जाती हैं, कम मॉइस्चर को भी रेजिलिएंट कर जाती है, बहुत स्ट्रांग होती है, उनका भी फेल हो जाना, तो फॉडर क्रॉप की डेफिशिएंसी आ जाना, दैट इज त्रिंकाल, इसको कहते हैं त्रिंकाल। और इंसान और मवेशी के लिए पानी भी कम पड़ जाना पीने के लिए, और प्यास से मृत्यु होने लग जाना इस जलकाल। जलकाल प्लस त्रिंकाल प्लस आकाल इज इक्वल टू त्रिकाल, और भारत त्रिकाल से जूझता है, त्रिकाल झेलना पड़ता है भारत। ये बात समझ में? तो ये सब आपको तो देखिए डेफिनेशन कितना ब्रॉड होता चला जा रहा है। फेलियर ऑफ द रेनफॉल, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, फेलियर ऑफ द फूड ग्रेन्स, failure of the deficiency of the fodder crops, failure of the availability to the domestic to the man and to the animal, it is a kind of drought। अब इसको और एक्सपेंड करते हैं, अभी कहाँ पूरा बना है, इसको पूरा बनाएंगे पूरा एंड तक। आगे एक टॉपिक जब आपकी रगों में चला गया तो आप एक बात समझेंगे। मोस्टली जब भी यूपीएससी लेवल की प्रिपरेशन करते हैं, सबसे ब्लंडर मिस्टेक क्या करते हैं, 4 दिन के अंदर एक ही बार झोला भर के सरकार की सारी नीतियाँ उठा के बैठ जाते हैं, शुरू कर देते हैं पढ़ना। कभी ये मिस्टेक लाइफ में मत करना।
जब तक यूपीएससी लेवल पर बात आपकी नसों में नहीं जाएगी, बात कभी रिप्रोड्यूस नहीं होगी पेपर के दिन। क्यों? जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पढ़नी है तो आज उसका इम्प्लीकेशन वर्जन पढ़ेंगे ड्रॉट के अधीन ही। अलग से सारी पॉलिसियाँ पढ़ने के समय नहीं पढ़ेंगे, आपको पर्पज़ ही समझ नहीं आएगा। आप क्या पढ़ोगे? सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना है, इसमें ये प्रधानमंत्री नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, उसका हेड होता है नेशनल एग्जीक्यूटिव, ये नहीं होता मीनिंग। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जब आज समझ आएगी वो कभी और समझ नहीं आ सकती। यहाँ पर आज हम इम्प्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, सॉल्यूशन के मोड में, कि केंद्र और राज्य के बीच में जब निवारण किया जा रहा है ड्रॉट्स का, तो क्या निवारण है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। लेकिन जैसे ही हम अगले चैप्टर में बढ़ेंगे, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में एंटर होंगे, वहाँ पे इरिगेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे। इरिगेशन वाले चैप्टर में हम जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पढ़ेंगे, फाइनल वर्जन होगा, उसमें उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिजल्ट्स सारे डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। ये 2 जगह पे पड़ी हुई योजना अब हुई कंप्लीट। इसी तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक आज पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन और एक पढ़ेंगे एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में जाकर के कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्या काम, ये होगी कंप्लीट। इसी तरह से मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ये आज पढ़ेंगे और एग्रीकल्चर वाले टॉपिक। तो जब भी आप कोई भी नीति सरकार की पढ़ रहे हैं, उसे उसके सब्जेक्ट मैटर के साथ पढ़िए। अलग से पूरा भर के नीतियाँ नहीं पढ़ी जाती, वो कभी आपके माइंड में नहीं रहेंगी। आप इसी कैओस में मर जाएंगे, किसके 3 मेंबर थे, किसके 4, किसका क्या काम था। यूपीएससी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई क्यों? भारत में ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम था, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम था। ड्रॉट प्रोन डीपीएपी, डीडीपी एंड आईडब्ल्यूडीपी तीनों को ऐड करके बनाया इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, IWMP। उसको फाइनली आज मर्ज कर दिया गया किसमें? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। जब आप इस लॉजिक के साथ करेंगे तो आपको सारा रोड मैप भी क्लियर होगा, वरना ये सारे प्लान भी नहीं समझ आएंगे और इन पर क्वेश्चन आते हैं। क्लियर कर आएगा सब। तो जब आप ड्रॉट का चैप्टर पढ़ रहे हैं तब पढ़ना है कमांड एरिया प्रोग्राम क्या है, तब पढ़ना है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम क्या है, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम किसको कहते हैं, तब पढ़ना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है। अलग से नहीं पढ़ना। लेकिन हम गलतियाँ करते हैं, चैप्टर भी अलग से बने रहते हैं और पढ़ते भी इनको अलग से। लेकिन अच्छे ऑथर को पढ़ेंगे तो कभी ऐसा नहीं करेगा, वो टॉपिक के साथ ही डाल देगा। जैसे दत्त एंड सुंदरम टॉपिक के साथ ही डाला। अब इसके दूसरे इम्पैक्ट को समझिए तो हमें पता लगेगा कि इसका दायरा और कितना बड़ा है। दूसरे इम्पैक्ट क्या आ जाते हैं, देखिए। एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट आपने ऑब्जर्व कर लिया, फॉडर एंड फूड ग्रेस, दोनों का इम्पैक्ट आपने देखा। अब मैं आपके सामने रखता हूँ इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकली क्या क्या ड्रॉट्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। Get the spelling. This is R, this is O, this is U. Very unique aspect. तो देखिए इकोलॉजिकल, जब रेनफॉल ही डेफिसिट हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर कम हो गई, सॉइल मॉइस्चर ही नहीं है, तो क्रॉप ग्रोथ नहीं है, तो फिर किस चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ जाएगा? अल्टीमेटली वेजिटेशन ग्रोथ। वेजिटेशन ग्रोथ, नेचुरल वेजिटेशन सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी उस लेवल पे। आप देखते हैं फॉरेस्ट फायर्स और ड्रॉट का नतीजा होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि सॉइल मॉइस्चर इतना रिड्यूस हो चुका होता है उस पर्टिकुलर एरिया में कि फायर आगे बढ़ने से रुकती ही नहीं है। ये इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट। तो कुल मिलाकर के जब जलाशय ही कम हो जाएंगे, वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर सोर्सेज कम हो जाएंगे, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, अदर रिजर्वायर्स हैं, सूख जाएंगे। मवेशी पानी, जंगली जानवर पानी कहाँ से पिएंगे? और वो जानवर जो पानी में रहते हैं जैसे घड़ियाल है, मगरमच्छ है, पानी सूख जाएगा तो उनकी सर्वाइवल क्या है? इसकी वजह से जानवरों के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है फॉर द वाटर, पहला। दूसरा, अगर वाटर की ही कमी हो गई तो ग्रासेस सड़ जाएंगी। ग्रासेस सड़ी या जल गई तो अल्टीमेटली हिरन क्या खाएगा? अगर हिरन सर्वाइव नहीं हो पाया तो शेर नहीं बच पाएगा। शेर नहीं बच पाया तो पूरा का पूरा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि शेर एक की स्टोन स्पीसीज होती है किसी भी फॉरेस्ट की, सब कुछ उस पर टिका होता है। ऐसे में जब शेर ही चला गया तो नील गाय जैसे जानवरों को कौन खाएगा? नील गाय बढ़ जाएगी आसपास के गांव में जाकर के फसलों को तबाह कर देगी, तो एग्रीकल्चर भी बर्बाद होगा, जंगल भी बर्बाद होंगे। ये सब कुछ ड्रॉट्स के आ जाने से होता है। तेज़ी से जानवर जंगलों से बाहर आता है उन एरियाज़ में जहाँ पर ह्यूमन ने पानी रिजर्व करके रखा है, वहाँ से पानी पीने के लिए। इसकी वजह से मैन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं।
के सीजन्स आपको मैक्सिमम मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के सीजन्स नज़र आएंगे, क्योंकि एनिमल अपनी सर्वाइवल के लिए मैन के एरियाज जैसे बस्तियां हैं, विलेजेस हैं, पेरिफेरल एरियाज को अप्रोच करते हैं, फिर वो बच नहीं पाते। आई बात समझ में? तो ऑल इन ऑल एक पूरी की पूरी ट्री लाइफ, ग्रास लाइफ, एक्वाकल्चर, मरीन कल्चर जितना भी है, सारा का सारा जो जंगल में कनेक्टेड है वो बर्बाद होता है। उसके रिलेटेड पेड़ बर्बाद, उनके निच बर्बाद, जानवरों के, बर्ड्स के, वो बर्बाद हो जाने की वजह से पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बर्बाद होता है। और इकोसिस्टम यही है कि जो भी एनिमल या जो भी लाइफ फॉर्म वहाँ पे है, उनकी आपस में इंट्रैक्शन और उनके अपने सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट से इंट्रैक्शन। तो सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम आएगा तो लिविंग फॉर्म में चेंजेस या प्रॉब्लम्स आएंगी, और उनमें अगर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अल्टीमेटली इकोसिस्टम का एक इम्बैलेंस आता है, एक इकोलॉजिकल हार्म होता है। ओके, तो ये भी ड्रॉट्स की वजह से ही आपको फेस करना पड़ता है, सूखा पड़ जाता है। तो इन ग्राउंड्स पर हमने देखा कि ड्रॉट एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है, किस लेवल पर उसने एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट किया, लाइफ स्टॉक को इम्पैक्ट कर दिया, लाइफ स्टॉक यानी कि मवेशी, इकोलॉजी को इम्पैक्ट कर दिया, ह्यूमन को इम्पैक्ट कर दिया, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो क्या केवल सिर्फ पानी से सिर्फ आप यही ज़रूरतें पूरी करते हैं? वर्ल्ड लेवल पर अगर आप देखें तो डाटा बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन अगर भारत के स्तर पर देखें तो अपने जल से विद्युतीकरण जो आप करते हैं, हाइड्रो पावर बनाने का काम 17% पानी से होता है। अगर पानी के स्रोत कम पड़ जाते हैं तो बड़े लेवल पर एनर्जी प्रोडक्शन भी हॉल्ट हो जाता है। अगर एनर्जी प्रोडक्शन हॉल्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी में सब प्रॉब्लम आती है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम आती है, फर्दर इरीगेशन में ही इशूज़ आते हैं। क्यों? क्योंकि इरीगेशन प्रोजेक्ट जो होते हैं मोस्टली वेल ट्यूबवेल्स, ये इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड रहते हैं, आपके पंप सेट नहीं चल पाते, नुकसान आने लगता है। दूसरा, उस पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी मशीन बेस्ड एक्टिविटीज़ हो रही हैं फार्मिंग की, उनको नुकसान होता है, और जो नॉर्मल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उनको नुकसान होता है। अगर आप भाखड़ा नंगा डैम की बात करें तो आज बड़े पैमाने पर बिजली प्रोवाइड करने का काम करता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सारे इलाकों को। अगर लंबे समय तक ड्रॉट आता है तो वाटर लेवल बहुत डाउन चला जाएगा, प्रोडक्शन एफिशिएंसी बहुत गिर जाएगी, जिसकी वजह से ऑल इन ऑल इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक ग्रोथ और एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी। इसका भी बड़ा नुकसान है। तो ड्रॉट इस वे में भी बर्बाद करते हैं। आज ड्रॉट्स ही हैं जिसकी वजह से आप देखते हैं भारत में डिस्प्यूट्स इतने इंटेंस हो चुके हैं। कावेरी को लेकर के आपको पता है कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में कितना डिस्प्यूट है। कृष्णा नदी को लेकर के आपको पता है कितना डिस्प्यूट है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बीच में। सतलुज और ब्यास को लेकर के